तो जैसे मैं कह रहा था कि इन्हीं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मेरे पास एक एक्सपेंस आता है जिसे कहा जाता है बैड डेट्स। अब जब मैं बात करता हूँ बैड डेट्स की, तो बैड डेट्स में सिर्फ वो लोग नहीं आते जिन्होंने पैसे नहीं देने अब मुझे। बैड डेट्स में वो लोग भी आते हैं जिनसे मुझे पैसा ना मिलने का शक है, जिनसे मुझे पैसा ना मिलने का खदशा है, इंडिकेशन है। उनको भी मैं बैड डेट्स में रिकॉर्ड करता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो बैड डेट के नाम से नहीं आएंगे, अब वो आएंगे डाउटफुल डेट के नाम से। डाउटफुल डेट होते क्या है? A doubtful debt is a receivable which a business may not get paid. May not. Focus on this particular thing, may not. ये एक ऐसा एक्सपेंस है जिससे शायद मुझे, सॉरी, ये एक ऐसा रिसीवेबल है जिससे शायद मुझे पैसे ना मिले, शायद मिल जाए। Thus, at the end of the year, there may be amounts owing to the business which the accounting consider will become irrecoverable debts in the future. तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि वो तमाम लोग जिनसे मुझे खदशा है कि पैसे ना मिले, उनका भी तो मुझे डर है कि पैसे डूब सकते हैं, लेकिन अभी डूबे नहीं है। मैं डूब रहा हूं, डूबा तो नहीं हूं। सही। तो ऐसी सूरत में मैं इनको कैसे रिकॉर्ड करूंगा? Prudence requires that an allowance to be made for these doubtful debt. And I believe हम सबको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का तो पता है। प्रूडेंस कहता है कि भाई आपको अब इन बैड डेट्स के अगेंस्ट एक अदद, सॉरी, इन ट्रेड रिसीवेबल के अगेंस्ट एक अदद अलाउंस बनाना है। सवाल ये उठता है कि सर ये अलाउंस क्या होता है? अलाउंस क्या होता है? व्हाट इज दिस अलाउंस? और ये वर्ड क्यों यूज किया जाता है कि मैं अलाउंस बना रहा हूं? अलाउंस बेसिकली कहा जाता है एक प्रोविजन को। अलाउंस किसे कहा जाता है? एक प्रोविजन को। और प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट एंड टाइम। प्रोविजन क्या होता है? एक लायबिलिटी जिसका टाइम और अमाउंट मुझे सर्टेन नहीं होता, कंफर्म नहीं होता। मैं कहता हूं 2% मेरे अलाउंस में जाएंगे, 2% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल। कब जाएगा मुझे नहीं पता। 2% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल कितना होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे अपने ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट नहीं कंफर्म, अभी तक अमाउंट नहीं कंफर्म। तो जब तक मुझे ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट नहीं कंफर्म, क्या मैं आपको अलाउंस का अमाउंट बता सकता हूँ? नहीं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि 2% अलाउंस बनेगा। मुझे ये भी नहीं पता कब बनेगा। हो सकता है मैं दौराने साल बना लूं, हो सकता है मैं साल के आखिर में बना लूं। एडजस्ट मैं उसको साल के आखिर में करता हूँ। एडजस्ट मैं अलाउंस को साल के आखिर में करता हूँ। आई हैव नो डिनाइल विद दिस थिंग। मैं बनाता कब हूं ये तो कभी नहीं लिखा गया ना। अलाउंस तो आप कभी भी बना सकते हो, मंथली भी बना सकते हो, एनुअली भी बना सकते हो, सेमी एनुअली भी बना सकते हो, सही, क्वार्टरली भी बना सकते हो। एडजस्ट आप उसको ईयर एंड पे करोगे, दैट इज सर्टेन। लेकिन अलाउंस बनाने का टाइम सर्टेन है हमारे पास? नहीं। तो अलाउंस क्या होता है? अलाउंस एक प्रोविजन को कहा जाता है, और प्रोविजन कहा जाता है एक ऐसी लायबिलिटी को जिसका टाइम और अमाउंट मुझे कंफर्म ना हो। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। The purpose of this adjustment is to ensure that the amount of trade receivable reported on the statement of financial position is not overstated. प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की तीसरी चीज, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की तीसरी चीज जो अब मैं आप लोगों को बताने लगा, एन एक्सपेंस और लायबिलिटी
must not be understated। आप अपनी लायबिलिटी और खर्चे को कभी भी अंडरस्टेट नहीं करोगे। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की चौथी चीज, एन एसेट और इनकम मस्ट नॉट बी ओवरस्टेटेड। आप कभी भी अपने असासे और आमदनी को ओवरस्टेट नहीं करोगे। देयर इज अ रीजन कि मैं अलाउंसेस बनाता हूं अपने डाउटफुल डेट के लिए, ताकि अगर कल को ये चीज वाकई में पेश आ जाए तो मैं पहले बता सकूं कि मैंने आपको बताया था, मुझे अंदेशा था कि ये होगा, मुझे खदशा था कि ये होगा, मुझे डाउट था कि ये होगा। देयर वाज एन इंडिकेशन, आई हैव इंडिकेटेड दिस थिंग्स, एंड दैट इज व्हाई आई हैव डिक्रीज्ड माय assets with the particular amount, so that you will not consider them as your receivables anymore. Doubtful receivables are also not removable from receivable account, also got removed, sorry, also got removed from receivable account in case the customer does not pay up. In case the customer does not pay up, आप अपने डाउटफुल डेट को भी अपने रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट से माइनस कर दोगे अगर आपका कस्टमर पे करने से कासिर है तो, अगर वो पेमेंट ना कर पाए तो, क्योंकि अगर वो आपकी पेमेंट नहीं कर रहा तो वो आपका इररिकवरेबल डेट हो गया, और इररिकवरेबल डेट को मैं अपने स्टेटमेंट से माइनस कर देता हूं। डाउटफुल डेट की एंट्री कैसे बनती है, यहां पर देखो मैंने लिखा हुआ है इंक्रीज इन अलाउंस, इसके आगे यहां पर मैं ये भी मेंशन कर देता हूं, व्हेन वी आर जनरेटिंग एन अलाउंस। अलाउंस इंक्रीज करो या अलाउंस पहली दफा बनाओ, एंट्री सेम रहेगी। क्या एंट्री बनेगी? इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। इररिकवरेबल बैड डेट्स या इररिकवरेबल डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। ये जो इररिकवरेबल एक्सपेंस है, ये बिल्कुल यही एक्सपेंस है जो हमने यहां पे पढ़ा था, और ये पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा बाय द नेम ऑफ इररिकवरेबल डेट्स। लेकिन उसमें से कितने मेरे अकाउंट रिसीवेबल को कम करेंगे और कितने ईयर एंड एडजस्टमेंट में जाएंगे, ये समझना। जो ऊपर हमने पढ़ा था ये मेरे रिसीवेबल को ड्यूरिंग द ईयर भी कम कर रहा है, जो नीचे हम पढ़ रहे हैं ये चीज होगी एडजस्ट एट ईयर एंड। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। द अमाउंट ऑफ डबल एंट्री एक्स equals the movement of the allowance for doubtful debt account, that is the increase in allowance for doubtful debt। अच्छा, अब जरा ये चीज समझो मैंने क्या कहा है, कि आप जो भी इंक्रीज कर रहे हो, आप जो भी इंक्रीज कर रहे हो, ये आपका अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बनाता जाएगा, क्योंकि अलाउंस एक लाइबिलिटी खत्म तो होगी नहीं, बढ़ती जाएगी। सेम एज जब हम बनाते थे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इस तरीके से। लेकिन अब फर्क कहाँ आता है, क्योंकि अलाउंस उसी साल में मेरे रिसीवेबल को खत्म कर देता है, तो मैं नेक्स्ट ईयर का अलाउंस नए सिरे से जनरेट करता हूँ, मैं नेक्स्ट ईयर का अलाउंस नए सिरे से बनाता हूँ, और फिर मैं देखता हूँ कि मेरा अलाउंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और फिर उसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। यहां पर देखो अभी आ रहा है डिक्रीज इन अलाउंस, अलाउंस इंक्रीज हो रहा था तो मैं उसको कर रहा था क्रेडिट,
अगर अलाउंस डिक्रीज हो रहा है तो मैं उसको क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, क्योंकि अलाउंस एक प्रोविजन है, प्रोविजन एक लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी जब जब डिक्रीज होती है तो वो डेबिट हो जाती है। और ये अलाउंस जो मैं डिक्रीज कर रहा हूं, ये मैं डेफिनेटली डिक्रीज करूंगा अगेंस्ट माय इररिकवरेबल डेट्स, और एक्सपेंस जब जब डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। The amount of double entry X equals the charge in allowance, that is the decrease in allowance. The movement is calculated by subtracting opening balance from the closing balance, जो मैंने अभी आपको बात बताई थी। Let's just assume for a moment कि मेरा ओपनिंग बैलेंस था 3000 अलाउंस का। अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस कितना था? मुझे एयर एंड पे चाहिए है अलाउंस 4000 का। मुझे एयर एंड पे अलाउंस कितना चाहिए? तो मेरा अलाउंस इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? कितने से इंक्रीज हुआ? 1000 से। तो मैंने एंट्री बनाई होगी इररिकवरेबल डेट्स 1000, अलाउंस 1000, सही। ये एडजस्टमेंट की एंट्री है। ये किसकी एंट्री है? जो ओरिजिनल मैंने एंट्री बनाई होगी ना, जो ओरिजिनल एंट्री बनी होगी वो क्या होगी? 4000 डेबिट 4000 क्रेडिट। और एडजस्टमेंट की जो एंट्री बनी होगी वो होगी 1000 वाली। समझ आती है चीज? अब सेम सिनेरियो है, मेरा ओपनिंग अलाउंस है 4000, नेक्स्ट ईयर में मेरा ओपनिंग अलाउंस है 4000, मुझे क्लोजिंग चाहिए 2000। मुझे क्लोजिंग कितना चाहिए? तो मेरा अलाउंस डिक्रीज हो गया 2000 से। मैंने एंट्री क्या बनाई होगी? अलाउंस फॉर रिसीवेबल, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, अलाउंस फॉर रिसीवेबल, अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट्स। डेबिट कर दिया 2000 से, और इररिकवरेबल डेट्स को मैंने क्रेडिट कर दिया 2000 से। सिंपल। एडजस्टमेंट भी यही है, ओरिजिनल भी यही है। 2000 है ना, एडजस्टमेंट भी यही है और ओरिजिनल भी यही है। If the answer is negative, it is a decrease in allowance for the अज्यूम करो ये लाइन कभी लिखी हुई नहीं थी यहाँ पे, ये मैंने उनके लिए लिखी है जिनको मैथमेटिकली समझाना पड़ता है। जो कॉन्सेप्चुअल लोग हैं उनको ये चीज समझाने की जरूरत नहीं है, तो अज्यूम करो ये लाइन कभी थी नहीं यहाँ पे। The allowance for doubtful debt account is also called allowance for, तो अगर एग्जामिनर आपको अलाउंस फॉर रिसीवेबल लिख के दे रहा है, इसका क्या मतलब है? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। अगर एग्जामिनर आपको अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट लिख के दे रहा है, इसका क्या मतलब है? अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट। अगर एग्जामिनर आपको अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट लिख के दे रहा है तो इसका क्या मतलब है? अलाउंस फॉर रिसीवेबल, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट, एक ही चीज है। ओके, अब बात करते हैं कि डाउटफुल डेट्स मेरे पास कितने टाइप के होते हैं। डाउटफुल डेट मेरे पास दो टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक, जनरल। जब भी मैं कारोबार कर रहा होता हूं तो बहुत सारे लोग आते हैं जो मुझसे सामान खरीदते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे सामान बेचते हैं। हम बात कर रहे हैं सामान खरीदने वालों की। जो बंदा मुझसे सामान खरीदता है ना, उसमें मेरे पास दो तरह के लोग आ जाते हैं। एक वो जो पैसे दे रहे हैं, दूसरे वो जो पैसे नहीं दे रहे या देर से दे रहे हैं। जो पैसे नहीं दे रहे वो तो अलग हो गए, उनको तो मैंने बाहर ही कर दिया। जो पैसे देर से दे रहे हैं उसके अंदर मेरे पास दो तरह के लोग मजीद आ जाते हैं। एक वो जो मुझसे राब्ते में है, एक वो जो मुझसे राब्ते में है, जिन पे मुझे इतना शक नहीं है, जिनका मुझे पता है कि देर सवेर पैसे शायद मिल जाए। और कुछ लोग वो जो फोन बंद करके मेरा नंबर ब्लॉक करके बैठ गए, जो मुझसे राब्ते में ही नहीं आ रहे, जिन्होंने मेरे पैसे खा लिए, जिनका एफटीएस कार्ड मेरे पास आ गया, वो एफटीएस कार्ड लेने नहीं आ रहे कि पैसे देने पड़ जाएंगे। तो ऐसे लोग मेरे लिए कहलाते हैं स्पेसिफिक अलाउंस। ऐसे लोग मेरे लिए क्या कहलाते हैं? जिन पे मुझे अलग से डर होता है, जिनका मुझे ज्यादा डर होता है, और उनका मैं अलग से अलाउंस बनाता हूं। There will be some specific debts where the receivable is known to be in the financial difficulties
and therefore the amount owing from that receivable may not be recoverable. फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लोगों को सामान बेचा, तो शक तो मैं सब पे कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा पैसा तो हर जगह से डूबेगा, लेकिन उन 10 में से 2 लोग ऐसे हैं जिनका मुझे नजर आ रहा है कि भाई इनके माली हालात मुनासिब नहीं है, कभी भी ये बैंकक्रप्ट हो सकते हैं, हुए नहीं, हो सकते हैं, शायद ना हो, अल्लाह करे ना हो, लेकिन मुझे ज्यादा शक है इन पे, तो इनके लिए मैं अलग से अलाउंस बनाऊंगा जिसे कहा जाता है स्पेसिफिक अलाउंस. The allowance to be made against such receivable is known as specific allowance. Thus, it is against particular customer's balance, either full or part of it. अब ये जो मैं अलाउंस बनाऊंगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरे पास 10 लोग थे, इन 10 लोगों को मैंने जो सामान बेचा था वो टोटल वर्थ था 15 लाख का, 15 लाख उसकी टोटल वर्थ थी. अब इन 10 में से 2 लोग ऐसे हैं जिनको मैंने सामान बेचा है 4 लाख का. अब मैं इन 2 के लिए जो है ना 4 लाख पे अलाउंस बनाऊंगा अलग से, और बाकी 11 लाख का अलग से बनाऊंगा. इन 2 पे जो मैं अलाउंस बना रहा हूं स्पेसिफिक, वो डेफिनेटली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द रिमेनिंग 11 lakhs. सही. स्पेसिफिक अलाउंस इज ऑलवेज मोर देन अ जनरल अलाउंस, क्योंकि जनरल अलाउंस वालों पे मुझे खदशा होता है कि आज नहीं तो कल पैसे मिल जाएंगे, स्पेसिफिक अलाउंस वालों पे मुझे खदशा होता है कि आज नहीं तो कल पैसे डूब जाएंगे. तो जिन पे मुझे डूबने का ज्यादा डर है उन पे अलाउंस भी ज्यादा बनेगा. हो सकता है मैं इन सब पे 1% बना रहा हूं, हो सकता है मैं इन सब पे 1% बना रहा हूं, यानी कि 15 लाख का 1% मैं 15,000 का अलाउंस बना रहा हूं. हो सकता है कि इन 4 लाख वालों पे मैं 10% अलाउंस बना रहा हूं, यानी कि 40,000 का अलाउंस बना रहा हूं. क्यों? मुझे इन पे ज्यादा शक है. जनरल अलाउंस क्या होता है? द पास्ट एक्सपीरियंस एंड हिस्ट्री ऑफ द बिजनेस will indicate that not all of its debts will be recoverable in full. Obviously, मुझे शक तो सब पे ही है कि थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई तो मुझे चूना लगाएगा. It may not be possible to indicate the precise receivable that will not pay, but an estimate may be made that a certain percentage of receivable is likely to pay is likely not to pay its debts. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने 1% का अलाउंस बना दिया, क्यों? मुझे खदशा था कि मेरा जो भी टोटल रिसीवेबल है इसमें से मुझे डर था कि 1% तो शायद डूबेगा, तो मैंने 1% का क्या बना दिया? अलाउंस बना दिया. The allowance required against this percentage of receivable is known as general allowance. Thus, this allowance is against all customers, not any specific one. ये जनरली सब पर लगता है, किसी एक बंदे पर नहीं लगता. टोटल अलाउंस में कैसे निकालता हूं? टोटल अलाउंस में निकलता है स्पेसिफिक अलाउंस प्लस जनरल अलाउंस से. मैंने कहा था स्पेसिफिक अलाउंस मैंने बनाया 40,000 का और जनरल अलाउंस मैंने बनाया 15,000 का, तो मेरा टोटल अलाउंस कितना हो गया? 55,000 का. मेरा टोटल अलाउंस कितना हो गया? 55,000 का. आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी.